लगभग 19-20 साल बाद जब उस दिन मैंने निकिता को देखा तो सोचा भी नहीं था कि अमेरिका वापस जाते वक्त एक विलक्षण सी परिस्थिति में निकिता भी मेरे साथ साथ अमेरिका जा रही होगी। उस दिन ड्राई क्लीन होकर आए कपड़ों में मेरे कुर्ते पजामे की जगह लेडीज ड्रेस देखकर उसे वापस देकर अपना कुर्ता पजामा लेने के लिए मैं ड्राई क्लीनर की दुकान पर पहुंच गया था। वहीं पर मैंने इतने सालों बाद निकिता को देखा। उसे दुकानदार से झगड़ता देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी बेहूद की बातें करने वाली औरत निकिता ही होगी, लेकिन यकीनन वो निकिता ही थी। कुछ देर तक तो मैं दुकानदार और निकिता के बीच का झगड़ा झेलता रहा और फिर दुकान के बाहर से ही बिना निकिता की तरफ देखते हुए बड़े ही शांत स्वर में मैंने दुकानदार से कहा, भैया जी, मेरे कुर्ते पजामे की जगह ये किसी की लेडीज ड्रेस आ गई मेरे कपड़ों में, प्लीज़ ज़रा देखेंगे क्या? अरे, ये मेरी ड्रेस आपके पास कैसे आई? 4-5 दिन हो गए इसे खोए हुए, इतने दिन क्यों सोए रहे? गुस्से से कह निकिता ने लगभग झपटते हुए मेरे हाथ से ड्रेस ले ली। ये सब कहते हुए उसने मुझे देखा नहीं था, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए मैंने कहा था, अरे निक्की, तुम यहाँ कैसे? आप निकिता ही हैं ना? मेरी बात सुन उसने तुरंत मेरी तरफ देखा और फिर बोली, अरे हाँ, मैं वही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड निकिता हूँ। लेकिन आप यानी शिखर यहाँ कैसे? आप तो अमेरिका में सेटल हो गए थे ना? फिर करीब 10-15 मिनट की बातचीत में उसने 19 सालों का पूरा लेखा जोखा मेरे सामने रख दिया था। मेरे अमेरिका जाने के तुरंत बाद ही उसकी शादी हो गई थी। अमीर माँ बाप की लाडली बेटी होने के बावजूद माँ बाप की अपेक्षाओं के विपरीत जगह उसकी शादी हुई थी। उसका पति किसी प्राइवेट कंपनी में सहायक मैनेजर तो था, लेकिन घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसीलिए उसे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी अब तक जारी रखनी पड़ी थी। उसकी एक ही बेटी है और इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ रही है, और ऐसी कितनी ही बातें वो लगातार बताती जा रही थी और बिना कुछ बोले मैं उसे निहारता जा रहा था। इन 19 सालों में निकिता थोड़ी मोटी हो गई थी, लेकिन अब भी बहुत सुंदर लग रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और कंधों तक कटे बाल। सचमुच आज भी निकिता उतनी ही आकर्षक थी जितनी 19 साल पहले थी। बीते कई सालों की यादें संजोए हुए मैं सोच ही रहा था कि उससे क्या कहूँ, तभी वो फिर से बोल पड़ी, तुम कब आए अमेरिका से यहाँ? अब यहीं रहोगे कि वापस जाओगे? नायरा कैसी है? बाल बच्चे कितने हैं तुम्हारे? अरे भाई, अब सारी बातें यहीं रास्ते में खड़ी खड़ी करोगी क्या? घर चलो मेरे, मैं यहीं पास में रहता हूँ। मैं अपनी कार लेकर आया हूँ, चलो घर चलो। नहीं नहीं, आज रहने दो, आज ज़रा जल्दी में हूँ, फिर कभी। अपना कार्ड दे दो, मैं पहुँच जाऊँगी कभी न कभी तुम्हारे घर। अभी थोड़ी देर पहले दुकानदार से लड़ते वक्त तो तुम्हें जल्दी नहीं थी, अब कह रही हो कि जल्दी में हूँ। लड़ने से फ़ायदा ही हुआ ना, एक तो तुम मिल गए और मेरी बेटी की खोई हुई ड्रेस भी मिल गई। लड़ने झगड़ने में काफ़ी एक्सपर्ट हो गई हो तुम। क्या पति से भी ऐसे ही लड़ती हो? और नहीं तो क्या, कुदरत ने हर औरत को एक पति लड़ने के लिए ही तो दिया होता है। नायरा ने तुम्हें बताया नहीं अब तक? निक्की ने हंसते हुए कहा। हम बातें करते करते मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास आ गए। मेरी नई थार को देखकर निक्की की आंखें कुछ देर चौंधिया सी गई थी और फिर अचानक बोल पड़ी थी, वाओ थार, बड़े ठाठ हैं तुम्हारे तो। मेरी गाड़ी को निहारते वक्त निकिता का चेहरा किसी भोले भाले बच्चे सा हो गया था। चलो निक्की, आज मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ, तुम्हारा घर भी देख लूँगा। चलो बैठो। वाओ दैट्स ग्रेट, लेकिन थोड़ी देर रुको, मैंने यहीं पास की गली में अपनी ड्रेस सिलने दी है, अभी उसे लेकर आती हूँ। गली बहुत छोटी है, तुम्हारी गाड़ी नहीं जा सकती, मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा, मैं यहीं गाड़ी में बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, मैंने कहा। ठीक है,
कहकर वो चली गई। गाड़ी में बैठे बैठे 19 साल पहले की ना जाने कितनी यादें मेरे मन में उमड़ने लगी। 19 साल पहले यहाँ लखनऊ में ही गोमती नगर में हम दोनों के परिवार साथ साथ के मकानों में रहते थे। हमारे 2 मकानों के बीच सिर्फ एक दीवार थी। आंगन हमारा साझा था। निकिता के परिवार में निक्की के माँ बाप, निक्की और उसका उससे 7 साल छोटा भाई आदि यानी 4 लोग थे। मेरा परिवार निकिता के परिवार से बड़ा था। हमारे परिवार में माँ, बाबा, हम 4 भाई बहन, हमारी दादी और हमारी एक बिन ब्याही बुआ, कुल 8 लोग थे। गोमती नगर में तब सिर्फ हमारे ही 2 परिवार गुजराती थे, इसलिए हमारे दोनों परिवारों में बहुत ज़्यादा प्यार और अपनापन था। निकिता की माँ मेरी माँ से 8-10 साल छोटी थी, इसलिए हर वक्त मेरी माँ के पास कुछ ना कुछ नया सीखने हमारे घर आती रहती थी। निकिता का छोटा भाई आदि निकिता से 7 साल छोटा होने के कारण हम दोनों परिवारों में सबसे छोटा था, इसलिए सबको प्यारा लगता था। निकिता के पिताजी बैंक में बहुत बड़ी पोस्ट पर होने के कारण हरदम व्यस्त रहते थे। निकिता देखने में सुंदर तो थी ही, लेकिन उसके बातूनी, चंचल और मिलनसार स्वभाव के कारण हम सभी भाई बहनों की वो बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। मेरी दोनों बहनें तो हरदम उसी की बातें करती रहती। मेरा बड़ा भाई मोहन अपने नए नए शुरू किए बिजनेस में हरदम व्यस्त रहता था, लेकिन मेरे और निकिता के हम उम्र होने के कारण हमारी बहुत बनती थी। 12वीं कक्षा तक मैं और निकिता एक ही स्कूल में पढ़ते थे। 12वीं कक्षा पास करने के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए मैं मुंबई चला गया। इंजीनियरिंग करते करते मेरी अपनी क्लास की नायरा से दोस्ती हो गई, जो फिर प्यार में बदल गई। शादी करने के बाद नायरा और मैं दोनों अमेरिका चले गए। उसके बाद निक्की और उसके परिवार की यादें मेरे लिए धुंधली सी पड़ती गई थी। मैं अमेरिका में ही था, तभी निकिता की शादी हो गई थी। ये खबर मुझे अपनी माँ से मिली थी। माँ बाबा थे तब तक निक्की और उसके परिवार की कुछ न कुछ खबर मिलती रहती थी। 7-8 साल पहले माँ का और फिर बाबा का देहांत हो जाने के बाद कभी इतने करीबी रहने वाले निकिता के परिवार से मानो मेरा संबंध ही टूट गया था। आजकल सचमुच जीवन इतना फास्ट हो गया है कि जो वर्तमान में चल रहा है बस उसी के बारे में हम सोच सकते हैं, बस उसी से जुड़े रहते हैं। कभी कभार भूतकाल इस तरह निकिता के रूप में सामने आ जाता है, तभी हम भूतकाल के बारे में सोचने लगते हैं। मैं अपने ही विचारों में खोया हुआ था कि तभी निक्की सामने आ खड़ी हुई तो मैं वर्तमान में लौटा। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर निक्की को बैठने को कहा। क्यों, मन अमेरिका पहुंच गया था क्या? गाड़ी में बैठते हुए निक्की ने कहा। अमेरिका से कब आए? अब क्या यहीं रहोगे या वापस जाना है? वापस जाना है। यहाँ बस साल भर के लिए एक प्रोजेक्ट पर आया हूँ। यहाँ पास ही एक किराए पर मकान ले लिया है। आजकल इंडिया में काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। और नायरा यानी नीरू कैसी है? बच्चे क्या कर रहे हैं? एक ही बेटा है। क्या पढ़ाई कर रहा है? इंजीनियरिंग कर रहा है, आखिरी साल है उसका भी। यानी तुम्हें भी एक ही लड़का है? हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। हम दोनों एक जान और हमारी अकेली जान। हम बातें करते करते निकिता के घर तक पहुंच गए थे। निकिता के कहने पर मैं उसका फ्लैट देखने ऊपर उसके घर गया। छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट था, लेकिन निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। डाइनिंग टेबल के साथ लगी खिड़की के इर्द गिर्द लहराता हुआ मनी प्लांट, घर के द्वार पर रखा मोगरे का गमला। उस छोटे से ड्राइंग रूम में घर की हर चीज़ घर की गृहिणी की कलात्मक रुचि की गवाही दे रहा था। घर को निहारते हुए अनायासी में बोल पड़ा, वाह क्या बढ़िया सजा रखा है तुमने घर। नौकरी करते हुए भी कैसे कर लेती हो ये सब। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अंदर से एक बेहद हैंडसम व्यक्ति लगभग चिल्लाता हुआ बाहर आया और निकिता पर बरस पड़ा। इतनी देर तक कहाँ मटर गश्ती हो रही थी? मुझे काम पर जाना है, याद भी है? तुम्हारी तरह ऑफ नहीं है मेरा। निक्की की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी।
मैं भी हैरान होकर कभी निक्की को, कभी उस इंसान को देख बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले खड़ा था। ये मेरे पति हैं रमन, और रमन ये है शिखर। मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना, हमारे पड़ोस में रहते थे। निक्की ने कुछ झेपते हुए अपने पति से मेरी मुलाकात करानी चाही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे पास अब जरा भी फुर्सत नहीं है, और होती भी तो तुम्हारे पुराने यारों से परिचित होने का मुझे कोई शौक नहीं है, कह वो मेरे हाथ मिलाने के लिए बढ़े हाथ को इग्नोर कर अंदर चला गया। मैं अवाक खड़ा रह गया, फिर बोला, ओके निक्की, मैं चलता हूँ। नीरू राह देख रही होगी, और फिर उसकी तरफ देखे बिना ही घर से बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठते बैठते अनायास ही मेरी नज़रें ऊपर गई तो देखा निक्की अपनी छोटी सी बालकनी में खड़ी होकर बड़ी असहाय सी नज़रों से मुझे देख रही थी। आंखों में आंसू थे जिन्हें छिपाने का प्रयास कर रही थी। उसकी वे असहाय सी नज़रें मेरा घर तक पीछा करती रही। घर पहुंचते ही नीरू को सारी बात बताई तो वो भी अवाक सी रह गई। हमारी शादी के बाद से ही नीरू निकिता और उसके पूरे परिवार को जानती थी। निकिता की माँ को दी हुई कांजीवरम की साड़ी आज भी नीरू ने संभाल कर रखी है। निक्की की सुंदरता और मिलनसार स्वभाव से तो नीरू उसे देखते ही प्रभावित हो गई थी, और कभी कभी मुझे चिढ़ाते हुए कहती कि ऐसी करिश्मा कपूर सी सुंदर लड़की पड़ोस में थी, फिर भी तुम मेरे पीछे कैसे पड़ गए थे शिखर। जाने कितनी देर तक हम दोनों निकिता के बारे में ही बातें करते रहे। तभी मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया। मैं निकिता बोल रही हूँ। हाँ बोलो। तुम्हें सॉरी कहने के लिए फ़ोन किया है। तुम पहली बार हमारे घर आए और तुम्हारी बिना वजह इंसल्ट हो गई। अरे नहीं नहीं, मेरी इंसल्ट की छोड़ो, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या। प्रॉब्लम? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी प्रॉब्लम्स रमन की ही है। ज़रा खुलकर बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। अब फ़ोन पर नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि रमन का गुस्सैल व शक्की स्वभाव मेरे लिए सहना मुश्किल होता जा रहा है। उसके इस स्वभाव की वजह से ही मैं किसी के घर नहीं जाती और ना ही किसी को अपने घर बुलाती हूँ। कल अचानक तुम मिल गए, मुझे पहुँचाने घर तक आ गए। न जाने कैसे मैंने तुम्हें ऊपर अपने घर में बुला लिया। तुमने ये सारी बातें माँ बाबा को बताई है कि नहीं? शुरू में कोशिश की थी बताने की, उसी का परिणाम आज तक भुगत रही हूँ। मतलब? तुम्हें तो पता ही है मेरे बाबा भी कितने गुस्सैल थे। उन्हें जब यह सब पता चला तो उन्होंने रमन को गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया था, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल गए थे। अरे मेरी शादी के वक्त से ही रमन बाबा को पसंद नहीं था। उसकी नौकरी, तनख्वाह, कुछ भी उन्हें मेरे लायक नहीं लगा था। लेकिन रमन देखने में इतना हैंडसम था कि मैं देखते ही उसके प्यार में पागल हो गई थी, और माँ बाप के लाख समझाने पर भी मैं रमन से ही शादी करने की जिद कर बैठी थी। आखिर मेरी जिद की वजह से मेरी रमन से शादी हो गई। शादी के बाद हम दोनों जब भी माँ बाबा के घर जाते, रमन को हमेशा ही लगता कि उसकी नौकरी और कम तनख्वाह के कारण बाबा उसे नीची नज़रों से देखते हैं। मैंने जब रमन की शिकायत बाबा से करी तो बाबा ने गुस्से में भरकर उसे सुना दिया कि तुम मेरी बेटी के लायक कभी थे ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकते। ये सब सुनने के बाद मेरा मायका छूट गया। रमन के स्वभाव ने और भयंकर रूप धारण कर लिया था। यही है मेरी गृहस्थी का असली रूप। माँ, बाबा और आदि अब अमेरिका में ही रहने लगे हैं। ना वे कभी मेरे से मिलने आए और न ही मैं कभी उनके पास गई। जीवन में मुझे एक ही सुख मिला है, वो है मेरी बेटी अंशु। उसे देखकर ही मैं जी रही हूँ। बेटी से कैसा सलूक है तुम्हारे पति का? बेटी को तो वो बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके स्वभाव के कारण अंशु उससे डरी डरी सी रहती है। हम दोनों के झगड़े में पिसती जा रही है। हर समय सहमी सहमी सी रहती है। तुम्हें कुछ दिन आदि के यहाँ माँ बाबा के साथ जाकर रहना चाहिए। माँ बाबा आदि के साथ काफ़ी सेटल हो गए हैं। उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप भी ले ली है। आदि और उसकी पत्नी उनकी बहुत सेवा करते हैं।
ऐसे में मुझे अपना यह दुख उनके सिर पर डालना ठीक नहीं लगता। अच्छा, ये सब रहने दो, तुम्हें और एक बात बतानी थी। मैं कल 4 बजे तक तुम्हारे घर आऊँगी, कुछ काम है। माँ बाबा के कुछ पेपर्स देने हैं। तुम जब अमेरिका जाओ तो पेपर्स आदि को मेल कर देना। हाँ हाँ, ज़रूर आना कल। मैं और नायरा तुम्हारा वेट करेंगे। अपनी बेटी को भी लाना, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मगर दूसरे दिन दोपहर 4 बजे तक इंतज़ार हमें करना ही नहीं पड़ा। सुबह 7 बजे ही अंशु का यानी निक्की की बेटी का फ़ोन आ गया। बहुत ही डरी आवाज़ में उसने कहा, अंकल आप प्लीज़ अभी हमारे घर आ जाएं। कल पापा ने मम्मी को बहुत मारा है। मम्मी ने ही आपको फ़ोन करने को कहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी निकाली और नायरा को भी साथ ले लिया। फिर हमने एक पुलिस वाले दोस्त इंस्पेक्टर वर्मा को पुलिस की वर्दी में अपने साथ ले लिया। निकिता के घर पहुंच गए। निकिता की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी एक आंख सूजी हुई थी। दोनों गालों पर भी चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एक हाथ भी जख्मी था। वो बहुत घबराई हुई थी और कराह रही थी। अंशु उसकी बगल में बैठी थी। रमन पलंग की दूसरी ओर सिर पकड़े बैठा था। मुझे और मेरे साथ आए पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर रमन घबरा गया। फिर दूसरे ही पल अपने तमाम पुरुष अहंकार को समेटते हुए निकिता की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुमने बुलाया है इन्हें यहाँ? मैं इंस्पेक्टर वर्मा आपकी बेटी के फ़ोन के आधार पर यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। रमन इंस्पेक्टर की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। मैं और नायरा भी चुपचाप खड़े थे। पहले तो इंस्पेक्टर ने रमन को अपने कब्जे में किया। फिर नायरा अंशु के साथ घर पर रुकी रही और मैं और निकिता पुलिस स्टेशन चले गए। निकिता ने थाने में रमन के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इसके बाद अंशु और निकिता को लेकर हम दोनों अपने घर आ गए। घर आते ही नायरा ने पहले सबके लिए चाय बनाई। निक्की को पानी देकर थोड़ा शांत होने दिया और फिर थोड़ी देर बाद बहुत ही शांत संयत भाव से मैंने निकिता से पूछा, क्या है ये सब निक्की? पत्नी पर इस तरह हाथ उठाना गुनाह है। ये क्या तुम्हारा पति जानता नहीं? क्या पहले भी कभी उसने इस तरह मारा था? ऐसा दूसरी बार हुआ है। 2-3 साल पहले मुझे ऑफिस में अचानक चक्कर आ गया था। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तब मेरा एक कलीग मुझे घर छोड़ने आया था। तब भी रमन ने मुझे रात को इसी तरह मारा था। वो मेरे लिए बहुत पजेशिव है। मेरे साथ किसी और पुरुष को वो देख ही नहीं सकता। वो देख नहीं सकता? लेकिन तुम ये सब सह कैसे लेती हो? पति को तुम्हारा नौकरी करके पैसे कमाना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ किसी को देखना मंजूर नहीं। ये क्या बात हुई? मैंने भी ये सब 1000 बार सोचा है शिखर। सिर्फ अपनी बेटी को सोचकर सब सहती रही हूँ। लेकिन सहन करने की कोई सीमा होती है निक्की। मैं मानता हूँ कि तुम माँ बाबा आदि और सबके बारे में सोचकर अपना दर्द आज तक छिपाती रही हो, लेकिन सहनशीलता की भी कोई सीमा होनी चाहिए। इतनी मार सहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। कभी न कभी सहनशीलता का भी अंत होना ही चाहिए। वो आज हो गया शिखर। इतने दिनों तक मैं अपनी इस स्वीट बेटी के लिए चुप रही थी, लेकिन अब नहीं। अब वो सब समझ चुकी है। अब मुझे रमन से अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। वेरी गुड, हम सब तुम्हारे साथ हैं। 2-3 महीने तक अंशु और निकिता हमारे साथ ही रही। फिर निकिता ने कोर्ट में तलाक का नोटिस दे दिया। रमन काफ़ी दिनों तक हमारे घर आकर निक्की को मनाने का नाटक करता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। तलाक के लिए 6 महीने का सेपरेशन का समय जब शुरू हुआ, तभी हमारा अमेरिका वापस जाने का समय भी आ गया। निकिता और अंशु के पास भी पासपोर्ट थे ही। जब हम दोनों अमेरिका वापस जा रहे थे, तब निकिता और अंशु भी हमारे साथ अमेरिका जा रही थी। उन दोनों को आदि तक पहुंचाने का जिम्मा मैंने ही ले लिया था। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।